हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक चेंज करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जो 8th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप के जो वीडियोस थे वो मराठी लैंग्वेज में बना रहे थे। आज से हम लोग हिंदी लैंग्वेज में बनाएंगे। क्या हुआ है कि हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप मराठी की जगह आप हिंदी में हमें पढ़ाइए। तो मैंने भी उस बारे में सोचा और मुझे भी ये लगा कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि हिंदी जो है वो हमारे है ना ज्यादातर राज्यों में बोली जाती है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है ना। ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग समझते हैं, लेकिन जो हमारी मराठी लैंग्वेज जो है वो रीजनल लैंग्वेज है ना। एक पर्टिकुलर रीजन में ही बोली जाती है, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ना तक वो सीमित है ना। वैसे महाराष्ट्र से बाहर भी बोली जाती है, लेकिन बहुत कम है ना। वैसे तो अभी क्या हो गया है कि सभी जगह थोड़ा बहुत सबको सब लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया इतना वो हो गया है कि सबको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आता है। लेकिन ज्यादा कंफर्ट हम लोगों को है ना, जैसा अभी मराठी महाराष्ट्र के लोगों को मराठी बहुत कंफर्ट लगता है ना। जैसे एमपी यूपी बिहार है ना, यहाँ पे हिंदी ज्यादा कंफर्ट लगता है लोगों को, है ना। ऐसे साउथ में जाएंगे, कर्नाटक हो गया या तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, तो इन लोगों को थोड़ा हिंदी उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। उनका अपना जो रीजनल लैंग्वेज है वो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी वो हिंदी समझते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी एक पैन इंडिया लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रभाषा है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम हिंदी में अगर ये एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आएगा। क्योंकि आपको शायद ये पता होगा कि हम जिस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जैसे बैंकिंग का एग्जाम हो गया, या रेलवे है, स्टाफ सिलेक्शन है, या बाकी बहुत सारे एग्जाम्स है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उसमें इसी टाइप के, इसी लेवल के, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आ जाएगा अगर मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। तो इसलिए आज से हम लोग हिंदी में ही वीडियोस बनाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो 2024 का पेपर वन हम कर रहे हैं, पेपर वन, ठीक है, उसमें से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। 1 to 25 क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिए हैं। अब आज जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 26 to 75 क्वेश्चन होते हैं, है ना। मतलब टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, नंबर 26 to 75 तक। और उसमें से आज हम लोग सिर्फ 26 to 40 क्वेश्चन ही करेंगे, 15 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा वीडियो देखने में लोगों को आलस आएगा, है ना। वो नहीं देखता कोई भी इतना लंबा वीडियो, 1-1 घंटे 2-2 घंटे का वीडियो कोई नहीं देखना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा देखिए कंसंट्रेशन कब तक रहता है, हाफ आवर टू, है ना, 40-45 मिनट्स, बस। इससे ज्यादा आदमी ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजेस में जो पीरियड्स होते हैं वो, है ना, एक सब्जेक्ट का पीरियड होता है वो हाफ आवर या 45 मिनट्स के आसपास होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्या दिया है, 1+p/p इंटू 1-p/p इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, है ना। हम लोग को इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कैसे करना है। क्या दिया है हम लोगों को, 1+p/p, और ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इंटू, फिर से ब्रैकेट ओपन, और 1-p/p। ठीक है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है। ये इसका न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर ये है, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। तो आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन मालूम होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या है, ऊपर 1+p है, और इंटू 1-p अपॉन p इंटू p क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने बोला है ना, आपको जैसे ही कुछ इस टाइप का कुछ दिखता है तो सीधे अलजेब्रा के बारे में सोचो। देखिए a+b a-b, तो a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b²। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, है ना। ये a है आपका, 1 जो है वो a समझ लीजिए, और p जो है वो आपका b समझ लीजिए। तो है ना, 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर अपॉन p²। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस p² अपॉन p²। हो गया। बस इससे आगे और क्या सॉल्व हो सकता है ना। तो शायद यही आंसर है हमारा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये आंसर दिया हुआ है,
1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, बहुत इजी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया देखिए, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, which of the following is an incorrect alternative related to the sphere with double the radius of that sphere? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक स्फीयर दिया है जिसका सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन किसके लिए? उस स्फीयर के लिए जिसका रेडियस जो है दिया हुआ जो स्फीयर है उससे डबल है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसा करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन देखिए, हमें एक स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा एकदम परफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन समझ के चलिए ये सर्कल जैसा ही होता है, लेकिन देखिए स्फीयर कैसा होता है, इसको ये देखिए, ये ऐसा स्फीयर होता है। ठीक है, और इसका ये है आपका रेडियस, ये है रेडियस आर। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना दूं, चलो बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा, ये छोटा हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। स्फीयर कैसा होता है, इस टाइप का। ठीक है ना, ये सर्कल है और ये सब बना दिया तो ये स्फीयर हो जाता है। इसका भी सेंटर होता है और ये रेडियस होता है, इसका रेडियस है आर। ठीक है, और दूसरा हम लोगों को दिया हुआ एक और स्फीयर दिया हुआ है जो इसका जो रेडियस है वो डबल है। ठीक है, तो ये इस टाइप का होगा कुछ, इसका रेडियस जो है वो 2r दिया हुआ है। ठीक है ना, डबल रेडियस दिया हुआ है। तो अभी इसका जो है, ये जो हम लोग को जो दिया हुआ स्फीयर है उसका एरिया, सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बारे में हम लोगों को 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो ये देखिए, ये वाला जो है आपको इसका फॉर्मूला याद है, स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एरिया इज इक्वल टू क्या दिया है हमको, एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। अब कितना दिया हुआ है एरिया हम लोगों को, 616, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 616 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम यहीं पे थोड़ी देर रुक जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी दूसरा वाला जो है, ठीक है ना, इसका जो है सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। अब इसका कितना होगा भाई, देखिए 4 पाई आर कितना दिया हुआ है, इसमें 2r दिया हुआ है, डबल है ना, तो 2r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू ये 2r स्क्वायर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। ठीक है ना, अगर हम लोग देखो ये दोनों 4 है, ये इंटू है यहाँ पे, इंटू इंटू इंटू, हाँ, इसमें से एक 4 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ये वाला जो 4 है इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात यहां तक समझ में आई या नहीं? या इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में अगर समझ चाहेंगे तो देखिए 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो 16 जो है 16, ये इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 16 पाई आर स्क्वायर आएगा, 16 पाई आर स्क्वायर आएगा। और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इनको 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये 4 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, यहां भी ये 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा जो दूसरा जो स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस डबल है, ठीक है ना, तो उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया जो है, जो हम लोगों को दिया हुआ छोटा जो स्फीयर दिया हुआ है उससे कितना टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है ना। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, या इसको हम लोग अगर सॉल्व भी करते हैं, अगर इसका जो एरिया है इसका कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 4 इंटू 616, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड वाले का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 616। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 6 जार 24, 2 कैरी ओवर हो गया, 2 1 जार 4 1 जार 4 प्लस 2 6, और 4 6 जार 24, तो 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा कौन सा, जो सेकंड वाला जो है जिसका रेडियस ट्वाइस है,
पहला वाला जो स्फीयर है उससे डबल रेडियस वाला जो स्फीयर है उसका एरिया कितना आ गया हमारा 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि वो 4 टाइम्स ज्यादा है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है सरफेस एरिया विल बी 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। उसके बाद में सेकंड वाला क्या दिया है, सरफेस एरिया विल बी 1232 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 1848 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फर्स्ट स्फीयर, बराबर है, क्योंकि सेकंड जो स्फीयर है उसका कितना आ गया हमारा 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर आया एरिया, और जो पहला वाला है उसका कितना है 616। अगर इसको हम लोग है ना इसको अगर माइनस करेंगे तो देखिए 14 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना, फिर से 14 माइनस 6 करेंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ 1 रह जाएगा, तो 1848 स्क्वायर सेंटीमीटर डिफरेंस है दोनों में। तो इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है कि सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 1848 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फर्स्ट स्फीयर, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ जो दिया है सरफेस एरिया विल बी 4 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर, तो ये यहाँ पे हमारा दिख ही रहा है ना, तो ये भी सही है। तो इस तरह से इसमें सिर्फ जो है कौन सा जो स्टेटमेंट 2 है, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अंजू रानी वेट एन ऑब्जेक्ट and noted its weight in 4 different ways as given below. Which two alternatives from the given denote the same weight? ठीक है, एक अंजू रानी जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट का, एक किसी वस्तु का वजन किया, ठीक है, और उस वजन को अलग अलग टाइप से लिखा है, 4 अलग अलग टाइप से, ठीक है, लेकिन उसमें से 2 टाइप एक जैसे हैं और 2 गलत हैं, तो 2 कौन से एक जैसे हैं वो हमको देखना है। तो इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन कैसा दिया है, कैसा करना है। पहला जो दिया है इन्होंने, हम लोगों को अब इसमें सीधा सीधा जो ऑप्शंस दिए ना उसी से हमको आंसर निकालना पड़ेगा। तो पहला जो है 12 kg 175 डेकाग्राम। अच्छा, अब ये जो है थोड़ा आपको जो कन्वर्जन होता है ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 हेक्टाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये सारा आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अपने चैनल पे आप शायद शॉर्ट वीडियो देखते हैं या नहीं है मालूम नहीं, मैंने जस्ट इससे पहले है ना मेजरमेंट ऑफ मास का एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें ये सब दिया हुआ है कि 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप प्लीज उस वीडियो को भी देखिए। देखिए मैं चैनल पे जो भी मैं डालता हूँ, कोई भी वीडियो या कोई भी जो भी करता हूँ ना, सब कुछ एजुकेशनल होता है, अच्छा ही होता है, लेकिन दुर्दैव है हमारा कि लोग देखते नहीं है उसको, नहीं देखते हैं, उनको टाइम पास वाले, कॉमेडी वाले, एंटरटेनमेंट वाले वीडियो ज्यादा पसंद आते हैं। जो हम लोग जो एजुकेशन की वीडियो बनाते हैं वो लोगों को पसंद ही नहीं आते, कोई नहीं देखता है उसको, बिल्कुल व्यूज नहीं आते उसमें। ठीक है, तो वो आप प्लीज, आप लोगों के काम का है, आप तो देखा कीजिए कम से कम। ठीक है, तो उसमें मैंने दिया हुआ है, तो देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 12 kg यानी कितना हो जाएगा, 12,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और 1 डेकाग्राम, डेका मीन्स इंटू 10 करते हैं हम लोग, डेका मीन्स इंटू 10, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक है, तो 175 में क्या कर देंगे हम लोग, कितने ग्राम हो जाएगा, ये एक जीरो और बढ़ा देंगे उसमें, इंटू 10 कर देंगे तो इतने ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है उसका वेट कितना है, पूरा टोटल ये इतने ग्राम दिया हुआ है, और है ना, ये तो सब ऐड कर रहे हैं हम लोग ना, 2 + 1 3 और ये 13,750 ग्राम, इतना ये पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसको पहला देखो। ये दूसरा वाला में कितना दिया देखेंगे, दूसरा वाला दिया है 13 kg, मतलब 13 kg मतलब 13,000 ग्राम। ठीक है, सभी को ग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और 75 ग्राम, तो यहाँ पे 75 ग्राम सीधा सीधा आ जाएगा, इसमें कोई किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 13,075 ग्राम। ये ना तीसरी चौथी में शायद सीखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, इतना इजी है। थर्ड वाला जो देखिए वो क्या है, 121 हेक्टोग्राम। 121 हेक्टो मतलब होता है 1000, ठीक है ना, हेक्टो नहीं, हेक्टो मीन्स होता है 100,
ठीक है। हेक्टो मीन्स 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। तो 121 हेक्टो मतलब हो जाएगा इंटू 100, है ना, और ये ग्राम, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 75 डेका ग्राम। 75 डेका, डेका मीन्स 10 ग्राम, ठीक है। तो 75 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, 750 ग्राम, ठीक है। इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 8, ये 12,850 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ वाला देखते हैं कितना है अभी हम लोगों का। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, 135 हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। तो इंटू 100 कर देंगे तो ये 20, 100 का 20 लग जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 13,500 ग्राम। और उसके बाद में 250 ग्राम, 250 ग्राम को हम लोगों को कोई भी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, 250 ग्राम जैसा है वैसा लिख लेंगे। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 + 2 7 3 1 13750 ग्राम। तो इसमें से दो सेम कौन कौन से दिख रहे हैं भाई आपको, कौन से हैं दो सेम, ये वाले देखो, पहला वाला है ना 13,750 ग्राम, और ये चौथा वाला जो है फोर्थ नंबर का जो है 13,750 ग्राम, दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे दो अल्टरनेटिव कौन कौन से आ गए, इसमें पूछा है हम लोगों को, देखिए विच टू अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन डिनोट द सेम वेट। तो कौन कौन से दो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 4 में जो दिया हुआ है वेट वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ अ एडजॉइनिंग स्क्वायर MNOP is 18 centimeter. Points X and Y are the midpoints of sides MP and NO respectively. Find the area of the shaded region. ठीक है, तो इसमें रीजन नहीं, रीजन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है हम लोगों को, एक MNOP एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें एक्स और वाई जो है इसके, एक्स जो है वो MP का मिड पॉइंट है और वाई जो है NO का मिड पॉइंट है, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि इसमें जो शेडेड एरिया जो दिया हुआ है उसका हम लोगों को एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके पहले इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका एक प्रॉपर्टी होता है, वो पहले अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी कोई एक स्क्वायर होता है ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। देखिए एक स्क्वायर है, इनके अगर ये हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे ये चारों मिड पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं और इन चारों को मिला देते हैं अगर हम लोग, ठीक है, चारों को अगर ऐसा मिला दिया, ठीक है, तो अंदर जो बना हुआ जो इनर, ये भी अंदर भी जो बनता है वो स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। अब ये मैंने हाथ से बनाया हुआ है, कोई विदाउट मेजरमेंट बनाया, थोड़ा आपको लगेगा रेक्टेंगल जैसा, लेकिन ये समझ के चलिए कि ये स्क्वायर ही है। तो ये जो अंदर जो बना हुआ स्क्वायर है ना, इसका जो एरिया होता है वो बाहर का जो स्क्वायर है, ओरिजिनल जो स्क्वायर है उससे एग्जैक्ट हाफ होता है। वो कैसे होता है, देखिए, देखो ये सपोज आप लोग है ना प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिए, प्रैक्टिकली अपना नोटबुक में करके देख लीजिए। 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर साइड का आप एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। और इसको आप ये देखिए यहां से लेके यहां तक अगर आप इसको ज्वाइंट करते हैं और ये जो है इसको भी आप ऐसा ज्वाइंट करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगी कि ये एक दोनों है ना, ये जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये, ठीक है। और इसका भी लेंथ कितना होगा, ये जो है यहां से यहां तक हम लोगों ने ये जो लाइन खींची हुई है इसका लेंथ भी 4 ही होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। और ये जो लाइन है इसका भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये जो है ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला जो साइड है, ये जो साइड है ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना निकल जाएगा, 2√2 ये आ जाएगा। इसका जो एक साइड है ये आ जाएगा 2√2। तो जो बाहर वाला है ना, सपोज अपन इसको पकड़ लेते हैं ABCD, ABCD, और ये वाला जो अंदर वाला है इसको यहाँ पे 4 ये जो लिखे हुए हैं इसको निकाल दीजिए। इसको अब हम लोग पकड़ लेते हैं MNOP, MNOP। क्या MNOP कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, XYZ, WXYZ कर लेते हैं, ठीक है ना, WXY और Z, ठीक है। तो
यहां पे देखो, जो बाहर वाला स्क्वायर है ना, उसका कितना हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी कितना हो जाएगा, एक जो साइड है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का है ना, तो 4 सेंटीमीटर यानी 4 स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा आपका 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, किसका एरिया, एबीसीडी का एरिया। और जो अंदर वाला जो है WXYZ, उसका एरिया कितना आ जाएगा, देखिए उसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स WXYZ, W से शुरू करेंगे, WXYZ, इसका एरिया कितना आ जाएगा, देखिए इसकी एक साइड कितनी आई है 2√2 है ना, 2 इंटू √2, ये सारी साइडें एक जैसी होंगी इसकी। ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये कितना है 16 है और ये कितना है 8 है, मतलब जो बाहर का जो बड़ा स्क्वायर है उससे एग्जैक्ट हाफ आता है अंदर वाला स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ही यहाँ पे यूज की गई है। सिर्फ इसमें क्या किया हुआ है कि इसमें सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं हम लोगों को, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले लिया है यहाँ पे थोड़ा सा, और ये वाला पॉइंट को इसको यहाँ ले लिया है। ठीक है ना, तो आपका जो अंदर का जो है ये तो एक जैसा है। ठीक है, इसको तो कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन अंदर का ये वाला थोड़ा यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ से निकाल के इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का शेप बन गया। सॉरी, ये वाला पॉइंट जोड़ना है ना हमको, ये वाला, ये है ना, ये फिर ये और ये इस टाइप का है ना, इस टाइप का कुछ बना हुआ है। और हम लोगों को जो है ये वाला शेडेड पार्ट जो है ना, इसका हम लोगों को अभी एरिया निकालना है। तो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी देखा है अभी, उसमें क्या देखा हुआ है कि जो बाहर का जो स्क्वायर होता है उससे अंदर जो भी, अब ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है, और स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इटसेल्फ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसकी सभी साइड एक जैसी होती है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है अंदर वाला, इसका भी जो एरिया होगा ना, जो बाहर का जो आपका स्क्वायर है उससे हाफ ही होगा, एग्जैक्टली हाफ होगा। ठीक है, तो उसी इससे हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इसमें देखो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा मोबाइल बंद हो गया, रुको। हाँ, इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि इसका एक साइड कितना है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी हम लोग। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहले मैंने आपको बता दिया है, इसी बेस पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो इसका हम लोग को क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या दिया हुआ है हम लोग को, एक साइड कितना है 18 सेंटीमीटर है, मतलब चारों साइड 18 सेंटीमीटर होगा, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, याद ही नहीं रहता है ना, तो हम लोग को 10 तक स्क्वायर याद रहते हैं, लेकिन उसके बाद याद ही नहीं रहते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक भी है ना, तो क्या करते हैं 8 8 जार 64। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, यहाँ थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ तो अपने को आंसर लिखेंगे ना हम लोग, है ना। तो यहाँ पे करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जार 64, ये 1, और फिर 1 8 जार 8, 8 2 जार 16, तो यहाँ पे 16 है ना कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 + 6 12, 1 के 324 है ना, 324 ये आ जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी देखी हुई है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार है ना, ये जो अंदर जो बाहर वाला जो एरिया है, शेडेड एरिया है, उसका है ना, ये हाफ है, तो ये भी हाफ हो जाएगा, इसका हाफ ये वाला, तो इसका हाफ कर देंगे हम लोग। जो शेडेड एरिया है, मतलब जितना भी ये शेड एरिया, देखिए ये पूरा जो है ना, ये जो पूरा है वो कितना है 324 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और अंदर वाले का जो एरिया है वो कितना है 324 का हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और 2 2 ज़ा 4 है ना, 162 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें से अंदर वाले का 162 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, तो जो बचा हुआ जो पार्ट है, जितना भी शेडेड वाला पार्ट है, वो कितना होगा, वो भी 162 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा, तो इसका हाफ कर दो। तो शेडेड पार्ट का जो है ना, शेडेड पार्ट एरिया इज इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 162 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है,
एकदम क्लियर है। देखिए इतना डिटेल में शायद ही कोई समझाता होगा यार। हाँ, मैं मेरा पूरा ये हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो मैं कहने को कह सकता था कि देखो भाई ये जो है इसमें ऐसा ऐसा होता है, चलो इसका ये आंसर हो गया, खत्म। लेकिन मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने आपका 8th स्टैंडर्ड का जो बुक है उसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, 162 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम लोग सीधा इसको सॉल्व ही करेंगे, इसको रीड करने जैसा कुछ है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, हमको दिया हुआ है 16xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, इसको 4 समझिए, अलग ही कुछ दिखेगा नहीं तो, प्लस 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको यहाँ पे पूरा ब्रैकेट में दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे, ओके, डिवाइडेड बाय, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट चालू, 2y प्लस 4x अपॉन 4x माइनस 2y। चलिए ये एक ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब इसका हम लोग का सॉल्व करके क्या आएगा लास्ट में वो हमको बताना है, इसका सॉल्यूशन देना है हमको, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए जब भी ये इस टाइप का जब भी दिखता है तो सबसे पहले क्या क्लिक होना चाहिए, एलजेब्रा, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारे फॉर्मूलेज आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ना 16xy 4y स्क्वायर 16x स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्लस वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16xy लिख सकते हैं, या जनरली ये जो टर्म है ये सेंटर में लिखी जाती है, ठीक है ना, लेकिन कहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हम लोगों को एक्चुअली हमारे सर जो थे उन्होंने ऐसे ही बताया, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस इतना, क्योंकि उसमें दोनों में फर्क सिर्फ यहाँ पे आता है, ये दोनों तो सेम रहते हैं, इसलिए हम लोगों को ये ज्यादा याद है। एक्चुअली इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता उसको, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय ये क्या दिया हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसको जैसा है वैसे ही लिखेंगे, या हम लोग अभी इसी को ब्रेक करके ही लिख लेते हैं। देखो 16x स्क्वायर, इसको हम लोग 4x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 2y होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अभी जो है यहाँ पे जो डिवीजन का साइन है उसको अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन करते हैं तो इसमें क्या चेंज होता है आपको मालूम होगा, ठीक है। ये जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये जो हो जाएगा 4x माइनस 2y, और नीचे आ जाएगा आपका 2y प्लस 4x। यहां तक समझ गया भाई, समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ पे इसको हम लोग ये किसका एक्सपांशन है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये सॉल्व होते जा रहा है, हाँ, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू नेक्स्ट, अभी क्या हो रहा है देखो, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस अब इसको देखिए, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, कौन सा a हो गया, 4x जो है वो a है, 4y जो है वो b है, तो 2 इंटू 4x इंटू 2y, ठीक है, देखो 2ab है ना, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 4 8, 8 2 16, और x इंटू वाई तो 16xy आ जाएगा, तो जो 16xy है इसको हम लोग ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अभी नीचे क्या है 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, यही नजर आ जानी चाहिए आपकी कि इसको देखा वैसे ही
समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे एक्सपांड करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y, और ए माइनस बी मतलब हो जाएगा 4x माइनस 2y। यहां तक समझ गया भाई लोग? बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए यहां तक तो समझने में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है। ये जो ऊपर का जो लिखा हुआ है वो वैसे ही रहने देंगे, 4x माइनस 2y। ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते। नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 4x प्लस 2y लिख लेंगे। अब है ना, आगे मैं स्टेप और नहीं बढ़ाता हूं, सब कुछ यही इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है। ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है। एक स्टेप लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को, तो ये लिख ही लेते हैं। थोड़ा सा तकलीफ होगी नीचे लिखने में, लेकिन ठीक है लिख लेते हैं। तो ये क्या है दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये दिया हुआ है 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, दो बार हम लिख सकते हैं उसी को, तो 4x प्लस 2y ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ये जो ऊपर का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग 4x प्लस 2y होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग दो बार ऐसा लिख लेंगे। और नीचे जो दिया हुआ है वो देखो क्या दिया है, 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इंटू, और ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ नीचे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, हाँ थोड़ा समझ के चलो, हंसो मत यार। 4x माइनस 2y अपॉन 4x प्लस 2y, और ये देखो, अब देखो ध्यान से देखो क्या क्या सब कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये देखो, ये सबसे पहले तो ये एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों गए, उड़ गए, ये वाला और ये वाला भी उड़ गया, उड़ गया। अब क्या बचा है, ये भी देखो 4x प्लस 2y, यहाँ पे 4x प्लस 2y, इसको भी उड़ा दो, सब उड़ गए। कौन बचा, सिर्फ फॉग बचा, 1, है ना, सब कुछ उड़ गया, सिर्फ आपका परफ्यूम ही बचा है। ऐड देखा होगा आप लोगों ने, तो सिर्फ 1 बच गया। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ गया। है बहुत इजी है यार, इतना मस्त लगते हैं ना ये एल्जेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मुझे तो बहुत पसंद है ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को सॉल्व करना। तो देखो इस तरह से आपको शायद समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, नहीं आया होगा तो कमेंट्स में लिखिए सर ये हम लोगों को फिर से समझाइए। मैं कई बार बोलता हूँ, कमेंट कोई भी नहीं करता, लगता सबको सब समझ में आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ स्क्वायर शेप्ड कंपाउंड ऑफ अ टेम्पल हैज साइड 40 मीटर ऑन ईच साइड ऑफ द कंपाउंड, ट्रायंगुलर गार्डन्स of equal side to that of the side of the compound are there. What will be the total cost of 5 rounds of wire fencing for protection from their outer edges only for all the gardens, that at the rate of rupees 80 per meter of wire? बड़ा वो समझने वाला क्वेश्चन है, देखो अच्छे से समझ लो। क्या दिया हुआ है कि एक मंदिर है, एक टेम्पल है, तो वो टेम्पल का जो बाउंड्री है ना, वो ऐसा स्क्वायर साइज का है। ठीक है, अब टेम्पल नहीं बनाऊंगा बीच में मैं, हाँ, तो ये इसका एक बाउंड्री है, टेम्पल का बाउंड्री है, और इसका जो साइड जो है वो 40 मीटर का है। ठीक है, स्क्वायर शेप बोल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सभी साइड जो है वो 40-40 होंगे। ठीक है ना, स्क्वायर शेप जैसे ही बोल दिया, तो अगर एक साइड 40 मीटर बोला है तो चारों साइड 40-40 होंगे। और दूसरा क्या बोला है, ऑन ईच साइड ऑफ द कंपाउंड ट्राइंगुलर gardens of side equal to that of the side of the compound are there. ये जो मंदिर का जो कंपाउंड है उसी साइज का, मतलब इसकी साइज है 40 मीटर, तो उसी साइज का ट्राइंगुलर गार्डन भी यहाँ पे है, यानी 40 मीटर यहाँ और 40 मीटर यहाँ। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, दोनों एक जैसा थोड़ा बनना चाहिए ना यार, पूरा भी तो तिरछा तिरछा अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखो ये भी 40 सेंटीमीटर है और ये भी 40 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में जैसा कहा है एक ट्रायंगुलर गार्डन है, ठीक है ना, जो ये मंदिर का बॉर्डर है
और इसी लेंथ का ट्राइंगुलर, मतलब ये 40 मीटर ये भी रहेगा, 40 ये भी रहेगा, 40 ये भी रहेगा। ठीक है, ऐसा चारों साइड में गार्डन दिए हुए हैं, 4 गार्डन बनाए बनाए हुए उन्होंने। तो एक ऐसा भी है, इधर भी है एक, ठीक है, और इधर भी है। और ये इनकी जो लेंथ है वो कितनी है सबकी, 40, इसकी भी 40, ठीक है, ये 40, ये 40। अब यहाँ करना क्या है इनको, कि इनको जो है ना, यहाँ पे गार्डन है, यानी यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे होंगे फूल के, अच्छे अच्छे पौधे, पेड़ पौधे, गार्डन में तो अच्छे पौधे होते हैं फूलों के वगैरह, तो और उससे उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा गार्डन को, नहीं तो गाय भैंस आके खा जाएगा पूरा गार्डन को। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, फेंसिंग करना है। फेंसिंग यानी बाड़ लगानी है, बाड़ा बाड़ा लगाना है खेत वेत में, या जो भी जमीन वमीन होती है उसके आजू बाजू बाड़ा लगाते हैं, कोई जानवर आके उसके अंदर फसल वगैरह ना खा ले, इसलिए बाड़ा लगाते हैं। मराठी में उसको, मराठी मध्ये काय म्हणतात, कुंपण, कुंपण करतात ना चारी बाजूला, है ना, तो तसं कुंपण करायचं है, इसको फेंसिंग करना है, ठीक है ना, ये गार्डन को बचाने के लिए। तो सिर्फ आउटर साइड का, है ना, तो यहां से यहां हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये पूरा क्या निकालना पड़ेगा, पूरा लेंथ निकालना पड़ेगा इसका, यहां से यहां कितना होता, तो देखो यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, टोटल 8 साइड, 40 40 के 8 साइड है, मतलब टोटल इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 40 इंटू 8 मतलब 320 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आता, ये जो है ना पेरीमीटर आ गया इसका, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 40 इंटू 8 इज इक्वल टू 320 मीटर, इसका पेरीमीटर आ गया। अब हम लोगों को क्या है, इसका जो है ना, इसको फेंसिंग करने के लिए टोटल खर्चा कितना आएगा वो दिखाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, यहां से समझ में आ गया आपको, एक मंदिर है, मंदिर का ये बाउंड्री है, बाउंड्री का जो स्क्वायर साइज का बाउंड्री है, एक साइड उसकी 40 है, और सेम उसी साइज का यहाँ पे ट्राइंगुलर गार्डन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका टोटल पेरीमीटर आ गया हमारा 320 मीटर, ठीक है ना। तो अभी अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, यार यही दिक्कत होता है मोबाइल में, ये गायब हो जाता है बीच बीच में, थोड़ा ध्यान नहीं दिया ना तो वो बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, तो हाँ, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला ये सब आपको समझाने के लिए मैंने ये फिगर बना दिया है, ठीक है, तो इसका पूरा पेरीमीटर कितना आ गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, घेरा, है ना, ये पूरा जो घेरा है इसका, वो घेर कितने का है, 320 मीटर का है, और हमको ऐसे कितने राउंड करना है, 5 राउंड करना है। तो एक राउंड, 1 राउंड इज इक्वल टू कितना आ गया है हमारा, 1 राउंड इज इक्वल टू कितना आ गया, 320 मीटर का एक राउंड आ गया। तो 5 राउंड कितना हो जाएगा, 5 राउंड का हो जाएगा 320 इंटू 5 मीटर, है ना, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 0 0, 5 2 10, है ना, ये 0 है, 6 मत समझिए इसको, 5 0 0, 5 2 10 का 0, 1 कैरी और हो गया, 5 3 15 प्लस 1 1600 मीटर, ये क्या आ गया आपका, 5 राउंड आपको फेंसिंग बनाना है, 5 राउंड का वायर लगाना है, 5 राउंड। अब एक राउंड जो है बनाने में 80 रुपीज का खर्चा आता है ना, जो वायर लगाते हैं उसको 80 रुपीज का खर्चा आता है। तो 1600 मीटर का वायर का फेंसिंग बनाने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा, तो 1600 इंटू कितना, 80 रुपीज पर मीटर है ना, पर मीटर है, 1 मीटर का 80 रुपीज लगता है, तो 1600 मीटर का कितना लगेगा, तो 1600 इंटू 80, ठीक है। आप इसको हेंस देयरफॉर करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो कैसा, जितना शॉर्ट में करना है उतना करना है, ठीक है। तो 16 इंटू इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखो 16 8 128, सीधा सीधा कर दो, ठीक है, और 1 2 3 3 0 लगा दो, हो गया, कितना आ गया ये 1,28,000 रुपीज, ये टोटल हमारा इतना खर्चा हो जाएगा, किस लिए, ये बाउंड्री लगाने के लिए, मंदिर के आजू बाजू जो चारों गार्डन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वायर का फेंसिंग लगाएंगे उसके लिए 1,20,000 का खर्चा हो जाएगा। बहुत ज्यादा खर्चा करवा दिया मंदिर वालों ने। हाँ, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, फिर से मेरा गायब हो गया, तो इसका आंसर आ जाता है भाई, देखो आ जा रहे भाई, किधर चला गया 31, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ गया, है ना, 1,28,000 रुपीज इतना खर्चा आ जाएगा फेंसिंग लगाने का। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ₹9,700 आर इन्वेस्टेड इन द बैंक
with simple interest at the rate of 5% per annum to get the same amount that will be received in 4 years in 2.5 years only, by how much should the rate of interest needs to be increased? थोड़ा मतलब ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को इसमें कि अगर बैंक में 9,700 रुपीज डिपॉजिट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 5 इयर्स के लिए, कितने 5% पर एनम के रेट से कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो जो भी वहां से हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट हमको 2.5 साल में ही मिलना चाहिए। तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना बढ़ाना पड़ेगा? अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 5% दिया हुआ है। तो देखिए कैसा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या करना है हम लोगों को? पहले तो जो फर्स्ट जो हम लोग को दिया हुआ है, फर्स्ट केस में कितना सिंपल इंटरेस्ट आता है देख लेंगे हम लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू एन इंटू आर, ठीक है, या पी आर एन जो भी है, लेकिन मुझे पी एन आर अच्छा लगता है तो मैं पी एन आर ही लिखता हूँ हमेशा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आगे पीछे चलता है। मल्टीप्लीकेशन में क्या है उसमें, है ना। अगर कुछ देखो आगे पीछे लिखने से कुछ गलत होगा तो मैं खुद ही आपको बताऊंगा कि नहीं ऐसा नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। मैं गलत चीज कभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 9,700, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 4 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 और डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 कैंसिल हो गया, 4 5 20, ठीक है। तो 97 इंटू 20, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14, 1 कैरी हो गया, 2 9 18 प्लस 1 190, मतलब ये आ गया 1,940 रुपीज। ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है, कितने पे? 9,700 रुपीज 4 इयर्स के लिए 5% से सिंपल इंटरेस्ट पे बैंक में डिपॉजिट किया और हम लोगों को इतना इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला। अभी दूसरा केस क्या कह रहा है कि हमको इतना ही इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो ये लिखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट अभी हमको चाहिए भाई, इतने ही रुपए चाहिए हमको, तो ठीक है 1,940 रुपए चाहिए। प्रिंसिपल तो वही है, कितना 9,700, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर्स अभी हमारे क्या हो जाएंगे, 4 साल की जगह हमारे 2.5 साल में ही चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्या है हमको भी मालूम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है कि कितने से बढ़ाना। अभी पहले केस में हमारा 5% था, दूसरे केस में हमको मालूम नहीं है कितना है, और डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बचा क्या है, सिर्फ आर है, तो आर को हम लोग निकाल लेंगे। तो आर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा और ये जो सारा है ये इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो आर बचेगा सिर्फ इधर राइट हैंड साइड में, लेकिन हम उसको राइट में ना लिख के, इधर दिखने में अच्छा नहीं लगता ना। आर इज इक्वल टू, है ना, हमको जो चीज फाइंड करना है उसको लेफ्ट में लिखना ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थोड़ा इसको समझ के चलो, हाँ ये बहुत बार यूज होता है ये चीज, हाँ। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1940 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 9700 इंटू 2.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। अभी मैं यहाँ पे ना सीधे सीधे इसका जो डेसिमल है ना यहाँ से निकाल देते हैं, इंटू यहाँ 10 कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखो ये 2 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 97 1 97, ये 2 टाइम्स कट होता है, 20 टाइम कट होता है। यहाँ दिया है ना 97 इंटू 20, तो 97 इंटू 20 आ गया। और ये 5 से कट हो जाएगा, 5 5 25, ये 5 2 10, ये 5 से फिर 5 1 5 5 4 20, 4 2 कितना आ गया 8। तो रेट बोला है तो आपका परसेंट में आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा दूसरा केस में, इतना हमको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। प्रिंसिपल वही है, सिर्फ जो नंबर ऑफ ईयर्स है, पहले हमारे 4 इयर्स थे, अभी हमको उतना ही इंटरेस्ट 2.5 साल में ही चाहिए, 4 साल की जगह 2.5 साल में ही चाहिए। तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 8% होना चाहिए, तब जाके हम लोगों को इतना इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में जो है ना इसका आंसर 8% नहीं है भाई लोग, ध्यान से सुनो। इसमें क्या दिया हुआ है हम लोगों को कि हाउ मच शुड द रेट ऑफ इंटरेस्ट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, कितना बढ़ाना पड़ेगा। पहले कितना था, 5% था, पहले की केस में कितना था 5% था, दूसरी केस में कितना हो गया 8%। तो हमने कितना बढ़ाया, 3% बढ़ गया ना, 5 से 8 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 3%। तो ये जो 3% है ना, यही हमारा आंसर है। इतना हमको इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा इतना रुपीस हमको इस सब पे मिलेगा,
ठीक है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर आता है। थोड़ा ध्यान से समझ के चलो। हाँ, ये मत समझो कि यार 8% ला दिया तो इसका आंसर तो 1 होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच शुड द रेट ऑफ इंटरेस्ट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, कितना बढ़ाना है ना। तो 5 की जगह हमको 8 करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको बैक टेस्ट बोलते हैं, जिसको अपन है ना खुद की परीक्षा क्रॉस क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ पे आर की जगह आप 3% रख के देखिए तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखना पड़ेगा? यहाँ रखना पड़ेगा ना, कहीं तो भी एक जगह रखना पड़ेगा। देख लीजिए आप। ठीक है, तो क्रॉस चेक करके देख लीजिए, बराबर आता है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देन फाइंड 4xy इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको सीधा सॉल्व कर देंगे हम लोग। देखो क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 49 और x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 169। अब इसको हम लोग यही बाजू में ही इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो x माइनस वाई होल स्क्वायर, अब भी मैंने बोला था आपको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हमारे सर ने हमको ऐसे ही पढ़ाया है। चलो क्यों पढ़ाया है तो भी यहीं पे दिख जाएगा आपको। देखो, और x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 169। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने जस्ट एक्सपांड कर दिया, इसको एक्सपांड कर दिया, इसको एक्सपांड कर दिया। तो अभी क्या हो गया हमारा, ये आ गया अभी हमारा, है ना, इसको एक्सपांड कर दिया। अब हम लोगों का क्या कर सकते हैं, अभी यहां से हमको क्या करना है, 4xy का वैल्यू निकालना है। तो इसमें से जो xy है ना, ये सब कैंसिल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो जब ये दो इक्वेशन है एक प्रकार से, ये तो इक्वेशन को माइनस जब करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइन होते हैं, इसके नीचे जो साइन होता है, एक्स स्क्वायर के सामने प्लस है ना, तो वो माइनस हो जाता है। वाई स्क्वायर के सामने प्लस है, वो भी माइनस हो जाता है। 2xy के सामने प्लस है, वो भी माइनस हो जाता है। और 169 जो है यहाँ पे भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये देखो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल होते हैं। ये प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ दोनों माइनस है, माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा। और साइन हमेशा माइनस का ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4xy माइनस 4xy हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 169 माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। तो 169 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 120 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा माइनस 120? यहाँ पे भी बहुत लोगों का बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। ये जो है बड़ी जो नंबर है, सब जो बड़ी संख्या है उसके सामने जो साइन रहता है वही साइन यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो यहाँ दोनों माइनस माइनस में आ रहे हैं, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाते हैं, और 4xy इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका 120। तो यही आपका आंसर आ गया। 4x का y का जो वैल्यू है वो कितना है, 120। तो इसका आंसर क्या आ गया, फिर से ये गायब हो गया, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड at a distance of 14 centimeter from the center of the circle. What will be the length of the median of that triangle? ये जो क्वेश्चन है ये पूरा थ्योरम पे बेस्ड है, तो अगर इसको ये थ्योरम मालूम होगी तो वो कर लेगा। ठीक है, हिंदी में प्रमेय कहते हैं थ्योरम को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है और एक उसमें जो तीनों एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टाइसेस जो है ना वो इस ट्राइंगल पे हैं, और इनका जो है डिस्टेंस एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, सेम डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कौन सा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों, इन तीनों का एक दूसरे से वो सेम है। और दूसरी बात और क्या है कि सेंटर से भी ये जो है एक ही डिस्टेंस में है, सेंटर से भी जो है इनका डिस्टेंस एक जैसा है, और वो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है
14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये उसका सेंटर है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। मीडियन क्या होता है, ये ट्राइंगल का मीडियन जो है ये वाला है, पूरा यहां से लेके यहां तक। सपोज ये आप ए बी सी, ये ट्राइंगल है आपका। ठीक है, तो हमको क्या करना है, और ये है सेंटर ओ, और ये इसको समझ लो आप कुछ भी पकड़ लीजिए, एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सी एक्स का लेंथ निकालना है। तो जिसको ये थ्योरम मालूम होगा कि अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके तीनों वर्टाइसेस है ना सर्कल के सरकमफेरेंस पे हैं, तो ये जो इसका जो मीडियन होता है ना, ये 2:1 इस रेशियो में होता है, 2:1 रेशियो में होता है। तो सेंटर से, हाँ, तो सेंटर से ये जो है ये 2 पार्ट होता है, ये 1 पार्ट होता है। तो अब ये वाला पार्ट हमको मालूम है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये 1 कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा, क्योंकि है ना ये जो पार्ट होता है ये इसका ये वाला पार्ट डबल होता है, तो है ना, या ऐसा बोल सकते हैं ये पार्ट डबल होता है, उसका हाफ ये होता है। तो 2:1 का रेशियो होता है उसमें। तो ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। कौन सा पार्ट, ओ एक्स, है ना। यहाँ पे देखो ओ सी इज इक्वल टू जो है हमारा 14 सेंटीमीटर है, और यहां से एज पर द थ्योरम, है ना, ओ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ओ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको लेंथ किसकी निकालना है, मीडियन की निकालना है, सी एक्स। तो देयरफॉर सी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे भाई, 7 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पूरा डिटेल में लिखेंगे नहीं है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है कि ओ सी एक्स इज इक्वल टू ओ सी प्लस ओ एक्स ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, 21 सेंटीमीटर आ जाता है। इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस फ्रॉम द गिवन आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हम लोगों को, इसमें से हम लोगों को कोई 2 है ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर है, और जो 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमको फाइंड करना है कि कौन से 2 हैं और कौन से नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, सपोज जैसे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, उसके बाद में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यानी दोनों भी केस में ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है इसका ये क्या है, एक्स प्लस वाई का परफेक्ट स्क्वायर है, या एक्स प्लस वाई जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये जो है ना एक्स प्लस वाई का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो है एक्स माइनस वाई का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। ठीक है, माइनस में ये कभी नहीं आएंगे। ठीक है, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन होगा तो वो कभी भी, ये दोनों टर्म्स जो है ना कभी भी माइनस में नहीं आएंगी। तो इसका मतलब है इसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो तो बिल्कुल देखना ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो 4m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर जो है वो माइनस में दिया हुआ है, तो वो तो होगा ही नहीं, तो उसको बिल्कुल देखना ही नहीं है। और जो बचे 3 हैं उनको हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहला वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2, एक्स रेज टू पावर माइनस 2 है। तो इसमें देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, सॉरी इंटू कहाँ आ गया, अरे बीच में इंटू कहाँ से आ गया अरे भैया, प्लस ये एक्स रेज टू पावर माइनस 2 को हम 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो है ना घातांक के नियम होते हैं, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, उसमें ये है ना, उस हिसाब से इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो ये क्या है, x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2, अभी हम यहाँ पे a भी नहीं लिखेंगे, और प्लस ये 1/x का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 1/x, है ना, ये b है, 1/x जो है ना वो b है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ab मतलब x इंटू 1/x, तो ये x कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 2 इंटू 1 मतलब 2 बचता है। तो ये जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a मतलब x प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर है। माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, माइनस 2ab है ना,
तो ये x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, यहां समझ में आ गया। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में क्या है। सेकंड का तो छोड़ना ही, हमको कुछ करना नहीं है। ये जो है थर्ड वाला, इसमें देखिए उसको शॉर्ट में करेंगे सीधे सीधे। क्या दिया है, 25p स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5p का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 36q को हम लोग 6q का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो -2 अभी a करेंगे तो 5p और इंटू 6q, तो इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 5 10 3 10 6 60 आ जाएगा। यहाँ पे 30pq दिया हुआ है, तो ये सेकंड नंबर का जो है वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे 30pq की जगह अगर 60 दिया होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, किसका, 5p माइनस 6q होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ये दूसरा नहीं, सॉरी तीसरा है, दूसरा तो है ही नहीं, तीसरा भी हमारा नहीं है। तो बचा क्या है, अभी फोर्थ वाला बचा है। तो इसमें भी देखते हैं क्या है। देखो इसमें भी इसको ऐसा लिख सकते हैं, 64a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 64ab, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस है सब तो आगे पीछे बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। तो ये देखो, ये किसका स्क्वायर है, 8a का स्क्वायर है, प्लस ये किसका, 4b का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस इसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2a मतलब है 8a और b मतलब है 4b। तो ये आ रहा है क्या, देखो 2 8 16, 16 4 64 करेक्ट, और a इंटू बी 64ab आ रहा है। इसका मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 8a प्लस 4b का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये जो है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर है। और ये जो फोर्थ ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमको, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 8a प्लस 4b का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर आता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 इसका आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सॉरी 36 देखिए। व्हाट विल बी द 8th ऑड नंबर आफ्टर द इवन नंबर 3x माइनस 5। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एकदम बेसिक, जब मैथ्स शुरू करते हैं हम लोग, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, ऑड इवन नंबर, तो उसमें का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट टाइम ही आया है। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना है कि उसमें हमको क्या दिया हुआ है, एक हमको इवन नंबर दी हुई है 3x माइनस 5। ठीक है, ये इवन नंबर दी हुई है। तो हमको क्या करना है, इसके बाद वाली 8वीं 8th ऑड नंबर हमको निकालना है ना। तो इसके बाद का जस्ट है ना, अगर हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, इसमें अगर हम नेक्स्ट +1 कर दें तो ये इवन नंबर जो है ना, ये जो इवन नंबर है ये ऑड बन जाता है। लेकिन हम कब तक करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई इवन नंबर दिया है और उसकी nth, जैसा इसमें आपको 8th पूछा है, तो nth अगर नंबर हमको निकालना है, कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर के बाद में हमको ऑड नंबर, nth ऑड नंबर है ना, इसको अगर बोलेंगे हम लोग nth ऑड नंबर अगर हमको अगर फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये जो नंबर है, दी हुई जो नंबर है इवन नंबर है ना, प्लस जो ये nth है ना, तो n इंटू 2 ये करना है और -1 कर देना है, तो आपका nth ऑड नंबर निकल जाएगा। तो इसी बेस पे देखो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है इवन नंबर, क्या दी हुई है हम लोगों को, 3x माइनस 5 दी हुई है, और उसकी 8वीं ऑड नंबर निकालना है। इसके बाद वाली 8वीं ऑड नंबर हमको फाइंड करना है। तो हमको कैसा करना पड़ेगा, जो दी हुई इवन नंबर है प्लस क्या करना पड़ेगा, कौन सा निकालना है, 8वीं प्लेस पे जो ऑड नंबर आएगी वो निकालना है। तो 8 इंटू है ना 2, 8 इंटू 2 करेंगे और इसमें से -1 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 3x माइनस 5 प्लस 8 2 16 है ना, 16 -1 करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये 15 और ये -5 है, तो ये हो जाएगा 3x, और 15 -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +10।
मतलब इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका 3x प्लस 10, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ये जो है आप शायद आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इवन के बाद जब भी ऑड आता है तो ये फॉर्मूला होता है, या उल्टा भी है, ऑड के बाद आपको अगर पूछा गया है, ऑड के बाद nth इवन नंबर अगर पूछा गया तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। ऑड नंबर पहले लिखना है हमको, प्लस n इंटू 2 माइनस 1 करना है। और जब भी इवन के बाद इवन के बाद में इवन नंबर nth इवन नंबर ही निकालना है, आपको इवन नंबर ही निकालना है, तो उसके लिए सीधा सीधा है इवन नंबर और प्लस n इंटू 2, प्लस n इंटू 2, बस उसके बाद में -1 वगैरह नहीं करना है हमको। ठीक है ना, अगर इवन नंबर दिया है उसके बाद nth इवन नंबर निकालना है तो इवन नंबर प्लस n इंटू 2 करना है। और ऐसे ही हमको ऑड के बाद ऑड अगर निकालना है, ऑड नंबर दी हुई है और उसके बाद nth ऑड नंबर ही हमको फाइंड करना है, तो सेम वही है, ऑड नंबर करना है और प्लस क्या करना है, n इंटू 2 कर देना है। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब ये आफ्टर पूछा है, बिफोर पूछेगा तो यहाँ पे माइनस कर देना है प्लस की जगह। बस इतने फॉर्मूले याद रख लीजिए आप, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, while selling an article, if Raghav increased its selling price by rupees 384, he will have 5% profit instead of 3% loss. What should be the original price of the article? इसको बड़े ध्यान से समझिए। इसको मैंने भी जब सॉल्व किया तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा समझने में इसे। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कैसा सॉल्व करना है इसे। देखिए इसमें दो केस दी हुई है कि पहली बार जब वो उस आर्टिकल को बेच रहा था तो उसे 3% का लॉस हो रहा था, लेकिन फिर बाद में दूसरी बार उसने जब बेचा तो उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि उसका जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना था वो निकालना है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस इज एक्स। ठीक है, उसका जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस एक्स है। तो पहली केस में क्या था, जब वो उसको सेल कर रहा था तो उसे कितना 3% का लॉस हो रहा था। तो एक्स का 3% कितना हो जाएगा, एक्स का 3% मतलब 3x अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या हुआ, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 3% है, तो लॉस हो रहा था मतलब इसमें से ये प्राइस को हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो वो कितने में बेच रहा था, उसका जो सेलिंग प्राइस था, सेल प्राइस इज इक्वल टू कितना था उसका, x माइनस 3x अपॉन 100, ये उसका सेलिंग प्राइस था। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो इसका ये एलसीएम 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x और माइनस 3x अपॉन 100, तो ये कितना हो जाता है 97x अपॉन 100। ये जो है ये सेलिंग प्राइस कौन सी केस में है, पहली केस में जब उसको 3% का लॉस हो रहा था। दूसरा केस में जो है उसको कॉस्ट प्राइस तो हमारा एक्स ही है। ठीक है, दूसरी केस में क्या हो रहा था कि जो उसको बेचा है उसने उस आर्टिकल को, तो उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा था। 5%, एक्स का 5% यानी कितना हो जाएगा 5x अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी केस में जो उसको प्रॉफिट हो रहा था उस समय उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा x प्लस, है ना, उसमें अभी उसको ऐड करके मिल रहा है ना, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पैसा उसको मिलेगा ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो उसका सेलिंग प्राइस उस समय क्या था, x प्लस 5x अपॉन 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100, है ना, दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा, तो ये 100x प्लस 5x मतलब ये हो जाएगा 105x अपॉन 100। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसने क्या किया है कि पहली बार जो उसने आर्टिकल बेचा तो उसको 3% का लॉस हुआ, यानी उसने इतने रुपए में बेचा। लेकिन दूसरी बार जब उसने क्या किया कि जो सेलिंग प्राइस था उसका, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस था ना, उसमें उसने 384 रुपीज ऐड करके बेच दिया उसको। यानी ये जो सेलिंग प्राइस है और ये जो सेलिंग प्राइस है, इन दोनों में क्या है, कितने का अंतर है, 384 का अंतर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 105x
अपॉन 100 माइनस 97x अपॉन 100 इज इक्वल टू 384। ये स्टेप आपको अगर समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया, नहीं तो आप बोलेंगे ये तो कहां से लिख दिया इन्होंने। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, पहला केस जो है उसमें समझ लीजिए x उसका कॉस्ट प्राइस था, तो 3% का लॉस हो रहा था। मतलब जितना भी कॉस्ट प्राइस होता है उसमें से अगर सेलिंग प्राइस अगर कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस उसका कम है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उससे उसमें से इतने पैसे कम मिल रहे हैं उसको, तो टोटल उसका जो सेलिंग प्राइस कितना है, इतना हो जाएगा 97 x अपॉन 100। और दूसरी केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो जो कॉस्ट प्राइस पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसको कितना पैसा ज्यादा मिल रहा है ना, इतना पैसा मिल रहा है उसको, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है कि ये जो पैसा उसको मिल रहा है और पहले जो मिला हुआ पैसा है उसमें कितने का डिफरेंस है, 384 का डिफरेंस है। तो यहां से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम हमारा 100 ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम आ जाएगा 100 और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। तो 105x माइनस 97x इज इक्वल टू 384, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। देखिए इधर करते हैं, तो देखो 105x माइनस 97x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x और नीचे है 100 इज इक्वल टू कितना है, 384। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू ये जो 100 है इधर चला जाएगा तो 384 और 2 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 384 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो 8 से इसको, है ना, 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 8 1 8, 8 4 32, ठीक है। तो 32 करेंगे, यहाँ पे 6 रह जाएगा, तो 8 8 64 और ये 2 0, 4800 इसका आंसर आ गया हमारा। एक्स जो है ना, कॉस्ट प्राइस ही निकालना था हमको, कॉस्ट प्राइस हमने एक्स कंसिडर किया था यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4800 रुपीज, ये जो है इसका कॉस्ट प्राइस है। तो हमें जो क्वेश्चन में जो पूछा है वही पूछा है। देखिए मेरा फिर से ये बंद हो गया, इसको कुछ करना पड़ेगा। हाँ, वो एक ऑप्शन जो है ना स्लिप का, वो करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4, 48 है ना, रुपीज 4800 जो है ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए कि ये अगर ये इतना ओरिजिनल प्राइस है तो पहली केस में उसको 3% का लॉस हो रहा है, दूसरी केस में उसको, अगर इसमें हम लोग, है ना, इतना माइनस करके करते हैं, वो देख लीजिए आप, मैं अभी वो करते रहूंगा तो और ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। क्रॉस चेक करके देख लिया कीजिए कि आंसर बराबर है या गलत है। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म बाय डायगोनल बीडी ऑफ काइट एबीसीडी as shown in the figure. Which test from the following is not applicable for proving these two triangles congruent? ठीक है, तो ये देखिए ये जो काइट दी हुई है ए बी सी डी, ये काइट दी हुई है और एक डायगोनल दिया हुआ है बी डी, ठीक है। तो जब भी डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, जो ये जो एंगल है ना, इसको दो समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग, हमें क्या बताना है कि ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ए बी डी और बी सी डी, ये जो दो ट्राइंगल है ये कौन कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टेस्ट दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से टेस्ट से होंगे और कौन सा टेस्ट नहीं होगा ये हमें बताना है। इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रूविंग दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो कौन सा एक नहीं है ऑप्शन, ये बताना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है SAS मतलब साइड एंगल साइड, तो देखो ये वाला साइड तो कॉमन है दोनों में, दोनों ट्राइंगल जो दिख रहे हैं उसमें ये कॉमन है, तो एक साइड तो ये हो गई साइड, और ये वाला कोई भी एक एंगल ले लो, ठीक है। तो ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल ले लेंगे या ये एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो साइड एंगल और फिर से एक ये वाला साइड, ठीक है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल होगा इसका, ठीक है। और इसी तरह से ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो है ना, ये वाला साइड ले लिया, ये वाला एक साइड हो गया, और इनमें से कोई भी एक एंगल ले लो, तो साइड एंगल साइड से ये आपका दोनों भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद साइड साइड साइड,
तो ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड और इसकी ये साइड, ये तो कॉमन ही है, और ये सब साइड 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 से भी ये प्रूव हो जाएगा। मतलब दूसरा भी ऑप्शन ठीक है। तीसरा जो है एंगल साइड एंगल, है ना, तो ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हो गए, है ना, इसके ये दो एंगल और एक कॉमन साइड है, तो इससे भी ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो सिर्फ फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो है हाइपोटेनस साइड, हाइपोटेनस साइड कौन सा है इसका, देखो ये वाला साइड है, सिर्फ अकेला ये वाला साइड है ना, ये हाइपोटेनस साइड है, यहाँ पे भी ये एंगल ऐसा है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी ये एंगल ऐसा इस टाइप का है ना। तो हाइपोटेनस साइड जो है, ये वाली साइड जो है, ठीक है, इस साइड के सिर्फ यहां तक इतना इसके इक्वल होगा ये, ठीक है ना, लेकिन ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा ना इक्वल। तो इस वजह से हम लोग जो है ना हाइपोटेनस साइड जो है उससे इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, रफीक हैज ₹28,500 with him in the form of some ₹2,000 notes and some ₹500 notes only. Which of the following could be the number of ₹500 notes? तो देखिए रफीक जो है उनके पास में, क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन ही देख लेते हैं सीधे। रफीक जो है उनके पास में कितने टोटल रुपीज हैं, 28,500 रुपीज है। उसमें से कुछ नोट 500 के, कुछ है लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो सपोज हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो 500 के एक्स नोट है और 2000 के भी उनके पास कुछ नोट हैं, तो सपोज वाई नोट है, तो 2000 के वाई नोट और 500 के एक्स नोट दोनों को अगर टोटल करते हैं तो उनके पास 28,500 रुपीज है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शंस में हम लोगों को दिए हुए हैं, एक एक ऑप्शन हम यहाँ पे रख के देखेंगे कि हमें क्या करना है, सिर्फ 500 के कितने नोट्स है वो पता करना है, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू अगर हम 57 रखते हैं, तो 57 इंटू, देखो यहाँ पे 57, अगर 500 के जो नोट्स हैं वो 57 अगर होंगे, तो 57 5 अगर हम करते हैं तो 5 7 35, 3 कैरी ओवर हो जाता है, 5 5 25 प्लस 3 28 और ये 2 0, तो ये अमाउंट तो पूरी इसके बराबर आ गई। लेकिन है ना, अगर 57 अगर उसके पास 500 के नोट होंगे तो वो तो इतने हो जाएंगे, तो उसके पास तो 2000 के भी नोट्स है ना, तो इसलिए 57 जो है नंबर ऑफ नोट्स 500 के हम ले ही नहीं सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 25 है, तो x की जगह हम लोग 25 रखेंगे, तो 25 इंटू 500 कितना होता है, 25, 500 के 25 नोट्स है, 25 5 125 और ये 2 0, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 125 00, मतलब 12,500 प्लस 2000 y इज इक्वल टू 28,500, ठीक है। यहां से हम लोग y का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, तो 2000 y इज इक्वल टू, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, ये प्लस का यहाँ पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 28,500 माइनस 12,500, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो है ना, ये 2 0, ये 2 0 में से 2 0, ये 5 में से 5, ये भी 0 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो 2000 y इज इक्वल टू कितना आ गया, 16,000, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए आप लोग, ये 3 3 0 कट गए, ये 2 से ये 8 टाइम्स कट गया, तो y का वैल्यू आ गया 8। मतलब 500 के, है ना, 500 के उसके पास कितने नोट हैं, 25, और प्लस 2000 के उसके पास कितने नोट हैं, 2000 इंटू 8 कर दीजिए यहाँ पे 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखो होता है क्या, ये कितने हैं, ये है 12,500, ठीक है, और प्लस ये कितने हैं 16,000, ये है 16,000, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 5 2 प्लस 6 8 और ये 1 प्लस 28,500 रुपीज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एक्स के कितने नोट्स हैं, उसके पास एक्स के टोटल 25 नोट्स हैं, और वाई के कितने हैं 8, और ये दोनों को मिला के कितने आ रहा है, 28,500 आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा हमारा, ये आएगा आंसर 25 नोट्स। हमको 500 के कितने नोट्स, हमने यहाँ पे एक्स कंसिडर किया था, तो एक्स की जगह कितना आ गया 25, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। मतलब कितना है
सेकंड नंबर का ऑप्शन 25। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। इजी था, थोड़ा सा आगे पीछे जबलिंग वाला टाइप का था। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इफ अंडर रूट 1 माइनस के अपॉन 25 इज इक्वल टू 4/5 देन के इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही सिंपल है। देखो ये रूट, अंडर रूट में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस के अपॉन 25 इज इक्वल टू दिया है हमें 4/5। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रूट का साइन हमें हटाना है, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर लेंगे दोनों का, है ना, स्क्वेयरिंग बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, अंडर रूट 1 माइनस के अपॉन 25 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, यहां तक समझ गया। हमने क्या किया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या अभी हमारा अंदर जो लिखा हुआ है ना, 1 माइनस के अपॉन 25 इज इक्वल टू 16/25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, इसका एलसीएम आ जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 माइनस के इज इक्वल टू 16/25। तो देखो यहाँ पे दोनों साइड में इधर डिनोमिनेटर 25 आ रहा, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या 25 माइनस के इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थोड़ा ठीक से लिखते हैं यार, यहाँ पे क्यों लिखना है, यहाँ बाजू में अच्छे से लिखते हैं ऊपर। देखो 25 माइनस के इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 16। ठीक है, तो के का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, यहाँ माइनस में ना के, तो इसको हमको प्लस में लाना है, तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, लेकिन लिखेंगे इस तरफ, तो के इज इक्वल टू ये जो 16 है इधर आ जाएगा, ये प्लस का माइनस में आ जाएगा, तो 25 माइनस 16 कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या आ गया, के इज इक्वल टू 9, यानी इसका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ गया। ये मैं रेड, ये अपना ग्रीन पेन का यूज करना ही भूल जाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। ये जो हो रहा है ना, ये अभी होना नहीं चाहिए एक्चुअली। मुझे ना अभी मुझे फिर से टेंशन आ गया है, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है, करीब करीब 1 से सवा घंटे का वीडियो हो गया है, और मुझे टेंशन आ गया एडिटिंग का। इसके बाद में जो एडिटिंग में मुझे टाइम लगता है ना, उसका टेंशन आ गया अभी मुझे। चलो ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 4, के इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो कल के अभी आज हम यहीं पे रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग 41 टू कितना हो जाएगा 15 क्वेश्चन करना है, तो कितना हो जाएगा वो 55 तक। ठीक है, तो 41 टू 55 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।